तो अब तक देखिए हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपसे क्या बताया कि सिक्योरिटी और सेफ्टी में क्या डिफरेंस है और क्यों सरकारें सिक्योरिटी को प्राथमिकता में रखती हैं और सेफ्टी को बाद में। दूसरी चीज़ हमने आपको क्या समझाई कि सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन हैं। एक है लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, तीसरा है डिफेंस यानी रक्षा। तीनों में क्या अंतर है, और हमने ये भी बताया आपको कि इन तीनों में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, राज्य सरकारों की क्या भूमिका है, और क्यों केंद्र और राज्य में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। पर चूंकि मुद्दा हम लोगों का क्या था, यूपी के बारे में, क्लास तो यूपी के बारे में हो रही थी, तो अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ एंड ऑर्डर को सॉल्व करने का जो यूपी का मॉडल है। तो यूपी का मॉडल क्या है ये हमें क्या करना है, देखना है। अब इस मॉडल में डिस्कस करने के लिए 2 पर्सपेक्टिव हैं। ये जो यूपी का मॉडल है, जिसको कुछ लोग बुलडोजर की संस्कृति कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इनकाउंटर धड़ाधड़ हो रहे हैं, और ये जो मॉडल है जब आप इस पे बात करते हैं तो 2 तरीके हैं। या तो हम इस पर इमोशनल होकर डिसीजन लें कि भाई हम योगी जी को पसंद करते हैं, वो जो भी करेंगे सही करेंगे, या हम योगी जी के विरोधी हैं, जो कहेंगे करेंगे वो गलत करेंगे। हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड से उसका मूल्यांकन करें। और जब मूल्यांकन करना होगा तो जो लोग कहते हैं कि ये मॉडल सही है, उसका आर्गूमेंट समझने की कोशिश करें। इमोशनल आर्गूमेंट नहीं, आर्गूमेंट जो है वो किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि ये मॉडल बिल्कुल क्या है, सही है। और जो लोग कह रहे हैं गलत है, उनका आर्गूमेंट क्या है ये भी जानने की जरूरत है। और गलत होकर, फिर वही बार बार कह रहा हूं, इमोशनल होकर जानने की जरूरत नहीं है। गलत है तो किस आर्गूमेंट पर कह रहे हैं, और जब हम कहेंगे सही है या गलत है तो फिर हमारा निष्कर्ष क्या होना चाहिए, हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, हमारे नजर से ये आइडिया जो यूपी मॉडल का है वो कितना सही है और कितना गलत है। और याद रखिएगा, जब आप आलोचना करते हैं तो आलोचना में आपको विकल्प देने की क्या है, जरूरत। आप पत्रकार नहीं हैं कि सरकार की सिर्फ आलोचना करेंगे। प्रशासन में कहा जाता है यदि आप समाधान नहीं कर सकते तो आप स्वयं में सबसे बड़ी समस्या है। तो समस्या बताना आपका विकल्प नहीं है। अगर हम कह रहे हैं यूपी का मॉडल अच्छा नहीं है तो बताओ भाई कि यूपी का मॉडल फिर क्या अच्छा है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हमें इसे क्या करना है, समझना है। पहले आते हैं जो लोग कहते हैं सही है, और जब हम सही की बात कह रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें इमोशनल होकर बात करने की जरूरत नहीं। ये जो सही है इसका पहले देखते हैं वैचारिक आधार क्या है, आइडियोलॉजिकल बेस क्या है। किसी भी घटना का जब मूल्यांकन करते हैं तो हम उसका एक वैचारिक पर्सपेक्टिव समझते हैं, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। इसका जो वैचारिक आधार है वो वैचारिक आधार है, एक सोशल साइंटिस्ट है, उनका नाम है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने 1982 में एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी। ब्रोकन विंडो थ्योरी। और इस ब्रोकन विंडो थ्योरी को उन्होंने एक सिद्धांत से जोड़ा था जिसको कहते हैं अपराध के महामारी का सिद्धांत। तो हमें 2 चीजें समझनी है, ब्रोकन विंडो थ्योरी क्या है और ये कैसे अपराध के महामारी से क्या है, जुड़ा हुआ है। और हमें तीसरी चीज समझनी है, योगी जी की सरकार इस मॉडल को कैसे उत्तर प्रदेश में अप्लाई करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। तो जरा देखते हैं, जब हम ब्रोकन विंडो थ्योरी और अपराध की महामारी की बात करते हैं तो क्या है। दरअसल जेम्स विल्सन कहता है कि यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और किसी हाई राइज कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और आपके मकान की एक खिड़की टूट जाए तो विश्वास कीजिए जो समाज के अराजक तत्व हैं वो आपकी सारी खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दें। और अगर आप रोकेंगे नहीं तो उनका मनोबल लगातार बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो आपकी खिड़कियों को ही नहीं तोड़ेंगे, आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और आपकी सुरक्षा को खतरे में क्या कर देंगे, डाल देंगे। उसने एक एग्जाम्पल और भी दिया। जेम्स विल्सन कहता है आप एक प्रयोग करिए, आप अपने मोहल्ले में कहीं पर एक जगह कूड़ा डाल दीजिए
और कोई उसको हटाने वाला ना हो, देखिएगा कुछ दिनों पर वो कूड़े का अंबार वहां पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इसको उसने अपराध से जोड़कर बताया। उसने कहा अपराध के प्रारंभिक दौर पर अगर आपने अपराधियों को रोकने की सख्त कोशिश नहीं की तो ये अपराध महामारी बनकर लोगों तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सरकार उसे रोकने में सक्षम नहीं हो। तो पहली कंडीशन है कि आप अपराध को उसके प्रारंभिक अवस्था में ही क्या करें, रोकें। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने क्या आएगा, अगला क्वेश्चन ये आएगा कि इसको कैसे रोका जाए। आखिर जेम्स विल्सन कौन सा मॉडल देता है, और फिर ये देखेंगे योगी जी उसको कैसे अपने यहां अप्लाई कर रहे हैं। उसने कहा कि किसी भी समाज में अपराध के सेंस में एक अपराध की होती है लागत, कॉस्ट, और दूसरा अपराध करने का एक होता है बेनिफिट। और उसने कहा अपराध डिसीजन लेता है अपराधी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो आपको समझना है क्या है, अपराध करने की लागत क्या है और अपराध करने से क्या है लाभ क्या है। मैं विनय सिंह को मान लीजिए, मैं अपराधी हूं, समाज में यूपी का रहने वाला हूं और यूपी में मैं अपराध करना चाहता हूं, तो मुझे लाभ क्या होगा। लाभ पहला होगा इकोनॉमिक गेन। पहला लाभ क्या होगा, इकोनॉमिक गेन। इजी मनी है, मैं मेहनत करूंगा, आईएएस की तैयारी करूंगा, फिर सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फिर तनख्वाह कैसे आएगी। या मैं व्यापारी हूं तो पहले बिजनेस करूंगा, बिजनेस में फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। यहां क्या है, एक अपहरण करवा लिया और टर्नओवर अचानक ही 20 करोड़ रुपया क्या हो गया, हमारा हो गया। और दूसरी बात क्या है, इस इकोनॉमिक गेन में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। मैंने जज किया कि लखनऊ शहर के अंदर 20 बड़े बिल्डर, मैंने 20 बिल्डर से क्या किया, पैसा मांगा। जाहिर बात है कोई बिल्डर मुझे पैसा तो नहीं देगा। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के तहत एक बिल्डर को गोली मार दी। क्या परिणाम होगा, जैसे ही उसे गोली मारूंगा 19 लोग मुझे महीने पे मेरा वो क्या कर देंगे, मान। यानी इकोनॉमिक गेन है, एक आर्थिक साम्राज्य मैं क्या कर लूंगा, खड़ा कर। और वो आर्थिक साम्राज्य निवेश करने की भी जगह होती है। रियल एस्टेट में निवेश कर दूंगा, होटल में निवेश कर दूंगा। डी कंपनी, दाऊद की कंपनी क्या करती है, फिल्मों में निवेश कर देती है, आपने सुना ही होगा। दूसरा गेन होता है जिसको कहते हैं सोशल गेन, सामाजिक गेन होता है। पहले तो मैंने अपराध करके पैसा कमाया और फिर मैं राजपूतों का महाराणा प्रताप बन गया। विनय सिंह अपने जाति का या अपने धर्म का, हिंदू हूं तो हिंदू, मुस्लिम हूं तो मुस्लिम, अपर कास्ट हूं तो अपर कास्ट, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय जो भी हूं, मैं अपने उसका क्या बन जाऊंगा, एक नायक बन जाऊंगा, एक रॉबिन हुड बन जाऊंगा और समाज से अपने को क्या कर लूंगा, कनेक्ट करना क्या है। विनय सिंह को महाराणा प्रताप के नाम से एक संगठन बना लेना है और विजयदशमी पर, दीपावली पर ऐसे ऐसे काम करने हैं जिससे लगे कि क्षत्रिय कुलभूषण कौन है, विनय सिंह। तो अपराध को मैंने किससे जोड़ लिया, सोशल गेन से। और तीसरा क्या है, पॉलिटिकल गेन। मैंने उस क्षेत्र, जब मैं अपने समाज का, जाति का प्रतिनिधित्व करूंगा तो पहले उस क्षेत्र के राजनेता मुझे चुनाव जितवाने की कोशिश, मुझे मेरा सहयोग लेंगे। और धीरे धीरे जब मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं ही चुनाव जितवा रहा हूं तो फिर मैं ही चुनाव में लड़ना क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। और वैसे भी चुनाव जीतने के लिए आपको क्या लगता है कि अगर मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मांगूं या बीजेपी से टिकट मांगूं तो क्या मुझे विचारधारा से कनेक्ट होना है, नहीं। समाजवादी पार्टी मेरा इंटरव्यू ये नहीं लेगी कि राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत बताओ, या भाजपा मेरा इंटरव्यू ये नहीं लेगी कि तुम ये बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद क्या है, या कांग्रेस ये नहीं पूछेगी कि तुम गांधी की विचारधारा से सहमत हो कि नहीं। वो सिर्फ एक चीज पूछेगी, क्या भैया जीतोगे कि नहीं। एक ही क्राइटेरिया है डेमोक्रेसी में इस समय कि तुम जीतोगे कि नहीं, उसका विचारधारा ओढ़ने और पहनने वाली चीज। अब ऐसे में जीतने के लिए आजकल कहा जा रहा है 3M का कॉन्सेप्ट। जीतने के लिए 3M चाहिए। पहला मनी। क्या लगता है, अगर मैं सांसदी का चुनाव लड़ना चाहूं
तो सरकार के हिसाब से 40 लाख का, चुनाव आयोग तो कहता है 40 लाख का खर्चा है, 40 लाख में चुनाव लड़ पाऊंगा? 40 लाख में प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। एमएलए और एमपी की बात क्या है? तो बुधई और रामदीन और जंगी के बस की बात नहीं है कि वो चुनाव लड़ ले। चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख नहीं 40 करोड़ चाहिए, और अगर 40 करोड़ चाहिए तो वो तो इसी आर्थिक साम्राज्य से क्या होगा, आएगा। दूसरा मसल्स, धनबल, और कौन सा, बाहुबल, और तीसरा मीडिया। तीसरा एम क्या है, मीडिया। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी हो, मेरी सामाजिक छवि गढ़ने के लिए मैं पैसे दूंगा और सोशल मीडिया पे रील बना बना के डालूंगा, और उस रील में मेरी हीरोइक इमेज बनकर क्या होगी, आएगी। तो ये 3 गेन है जो अपराध से मैं कर सकता हूं, और इसी की कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है कि मैं कड़े से कड़ा मिल जाए दंड, सजा मिल जाए, जेल जाऊं और जेल में स्थिति बहुत ही क्या हो, नारकीय हो, जेल में चुनाव मुकदमा लड़ने के लिए मेरे पास पैसे ना हो, यानी दंड इतना कड़ा हो और इतना त्वरित हो। यहाँ की तरह नहीं कि सनी देओल के शब्दों में कि न्याय कब होगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमको मुकदमा जीवन भर क्या करना है, लड़ना है। तो जाहिर बात है कि यहाँ दंड कड़ा होना चाहिए। और दूसरा, आपका सामाजिक और आर्थिक क्या करना होना चाहिए, बहिष्करण। समाज ऐसा हो जो अपराधियों को पसंद न करता हो। आर्थिक रूप से अगर आप अपराधी हैं तो आपके लिए कोई संभावना ना हो। जेम्स विल्सन कहता है कि इस लागत लाभ विश्लेषण पे 3 कंडीशन संभव है। पहला है कॉस्ट इज ग्रेटर देन बेनिफिट। अपराध करने की लागत ज्यादा है और अपराध करने का लाभ बहुत ही क्या है, कम है। दूसरा वो कहता है कॉस्ट बराबर बेनिफिट। जितना तुम अपराध करने की लागत कर रहे हो उतना ही क्या है, लाभ है। और तीसरा, बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। अपराध करने से लाभ बहुत ज्यादा है, लागत बहुत ही क्या है, अगर ये कंडीशन होगी तो उस समाज से क्राइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये कंडीशन होगी तो क्राइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यहां एक इक्वल कंडीशन क्या होगी, बनी रहेगी। अपराध भी होता रहेगा और उसकी लागत भी लगातार बढ़ती रहेगी, यानी पुलिस अपना काम करेगी। कहा जा रहा है कि योगी जी ने पहले ये कंडीशन थी, ये कंडीशन कैसे थी कि हर अपराधी को किसी राजनीतिक पार्टी का क्या था, संरक्षण था, जेल आरामगाह थी, सजा किसी को मिलनी नहीं थी, और अगर गवाह होगे तो उमेश पाल वाला तुम्हारा क्या होगा, काम होगा। सजा मिलेगी नहीं, जेल में अपना एक ऐशो आराम का जीवन होगा। सुना होगा लॉरेंस बिश्नोई खुद बता रहा है मीडिया को कि मैं जेल में कैसे रहता हूं, मैं कैसे काम करता हूं। और बार बार आपने लॉरेंस बिश्नोई को क्या सुना होगा, वो अपने को बिश्नोई समाज से जोड़कर दिखा रहा है कि हम रॉबिन हुड हैं, हम सलमान खान से क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो अगर बेनिफिट ज्यादा है, पुलिस ढीली है, पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, और लाभ मैंने बताया ही बहुत ज्यादा है, तो अपराध की संख्या बढ़ जाएगी। पर अगर योगी जी किसी तरह से लागत बढ़ा दें, कैसे, बुलडोजर से घर गिरवा दें, आपका भी गिरवाएं और आपके घर साथ वालों का भी गिरवा दें, पुलिस तुरंत कार्रवाई कर दे और जेल में आपकी स्थिति बहुत ही कठोर बना दे, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। उधर चुनाव आयोग क्या करे, पॉलिटिकल गेन लेने से क्या कर दे, मना कर दे, आपको चुनाव में लड़ने के लिए क्या हो जाए, मना हो जाए, और जनता ऐसी जागरूक हो जाए कि अपराधियों को वोट देना क्या कर दे, खत्म कर दे। अगर ये स्थिति आएगी तो अपराध क्या होगा, पर इसके लिए कहा गया तभी होगा जब पुलिस नाम की संस्था को हम क्या बनाएंगे, ताकतवर, और हम कानून को कड़े से कड़ा बनाएं। हम मकोका जैसे कानून बनाए, हम एनएसए जैसे कानूनों को बनाए, यानी कानून इतने कड़े बना दें, उस पर त्वरित कार्रवाई करें, कॉस्ट को बढ़ा दें, तो जाहिर बात है अपराध क्या हो जाएगा, खत्म। ये मॉडल क्या है, जेम्स विल्सन का मॉडल। इसका अगेंस्ट जो है वो इसके लिए 3 या 4 आधार पर इसके क्या करते हैं, बुराई करते हैं।
वो 3-4 आधार क्या है, ये भी हमें जानने की जरूरत है। ये तो मॉडल है जो योगी जी के यहाँ अपनाया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले समझने की जरूरत है कि आप तानाशाही व्यवस्था नहीं बल्कि किस व्यवस्था में रह रहे हैं, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में लोक यानी जनता पहले है, तंत्र क्या है बाद में। तंत्र के लिए लोक नहीं है, लोक के लिए क्या है, तंत्र है। और उनका कहना है अगर तंत्र यानी पुलिस अपराध को रोकने के नाम पर लोक को नियंत्रित करने लगे तो उसका परिणाम बहुत ही क्या होगा, बुरा। विनय सिंह को अपराधी से तो पुलिस बचा लेगी, पर अगर पुलिस अपराधी हो जाए तो विनय सिंह को कौन बचाएगा। विनय सिंह कोचिंग चलाते हैं और कोई अपराधी मुझसे वसूली करने लगे तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा, पर कल को पुलिस ही अपने अधिकारों का कर ले और निरंकुश हो जाए और विनय सिंह से पैसा वसूलने लगे। आपने सुना होगा एक यूपी के आईपीएस ऑफिसर है, नाम नहीं लूंगा, जानते ही होंगे, उन पर हत्या का क्या है, मुकदमा है। उन्होंने वसूली के चक्कर में एक व्यापारी की क्या करा दी, हत्या करा दी। यानी इस तंत्र में अगर लोक कमजोर हो गया, पुलिस हावी हो गई, तो हम डेमोक्रेटिक स्टेट की जगह एक कॉन्सेप्ट को कर देंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा स्टेट, पुलिस स्टेट। और अगर पुलिस स्टेट बना तो जो सबसे पहली चीज खत्म होती है वो आपके होते हैं नागरिक अधिकार। फिर नागरिक अधिकार की संकल्पना खत्म हो जाती है, ये एक बड़ा भय है। तो शुरू में तो हम समर्थन करते हैं, पर वही पुलिस कल को अगर नासूर बन गई तो एक नया दैट फ्रैंकनस्टीन खड़ा हो गया तो उसका परिणाम क्या हो। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक स्टेट में एक संस्थाओं का महत्व होता है। पुलिस एक संस्था है, पर पुलिस का काम न्याय देना नहीं है। न्याय किसका काम है, न्यायपालिका का। और अगर पुलिस ही न्यायाधीश बन जाए, इनकाउंटर कर दे, घर गिरा दे, तो न्यायपालिका जुडिशरी नामक संस्था का क्या होगा। और ये जुडिशरी संस्था ही फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा करने का सबसे बड़ा क्या होती है, फैक्टर। यानी संस्थाओं का औचित्य खत्म हो जाएगा। पुलिस अपने में जुडिशरी बन जाएगी, प्रशासन जुडिशरी बन जाएगी। और जब जुडिशरी बन जाएगी तो आर्टिकल 21 में क्या कहा गया था कि किसी के जीवन को विधिक प्रक्रिया से ही लिया जाता है। प्राण व जीवन की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ का मतलब क्या है कि हमारा जीवन तुम लो, लेकिन विधिक प्रक्रिया से लो, कानूनी प्रक्रिया से लो। तत्काल इनकाउंटर कर देना शुरू में अच्छा लगता है, पर ये लॉन्ग टर्म में सिस्टम के क्या होगा, अगेंस्ट हो। तो ये जो संस्थाओं के सामने संकट आ रहा है, ये संकट कैसे हल होगा, इस पे दूसरा इस पे क्या है, आर्गुमेंट। और तीसरा आर्गुमेंट जो कहा जा रहा है, जो इसके विरोध वाले लोग हैं, वो जो तीसरा आर्गुमेंट कह रहे हैं ये अगर ब्रोकन विंडो थ्योरी जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी रेसिस्ट हो, यानी यहां भी भेदभाव हो रहा हो, किसी धर्म विशेष और जाति विशेष पर ज्यादा कार्रवाई हो रही हो और किसी धर्म या जाति पर कार्रवाई नहीं हो रही हो। अगर ऐसा होगा, सरकार अगर निष्पक्ष ना हो, न्यायप्रिय ना हो, तो सरकार के अगेंस्ट में एक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये गवर्नमेंट है और ये एक कोई समुदाय है। समुदाय जाति भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है। इस समुदाय को लग रहा है कि उसके साथ एक सापेक्षिक वंचना है। सापेक्षिक वंचना, वंचना मतलब क्या होता है, अभाव। वंचना का मतलब क्या होता है, अभाव होता है। अभाव का मतलब ये है कि ये सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, और ये किसी धर्म या जात के लिए ज्यादा क्या है, पॉजिटिव है, हमारे लिए क्या है, नेगेटिव है। तो पहले ये सरकार पे अपनी आवाज पहुंचाना जाता है। और लोकतंत्र में कहा जाता है वॉइस एंड चॉइस, दो चीजों की महत्ता है। हमारी बात सुनी जाए, हम किसी भी समुदाय के हों, और हमें चुनने का अधिकार हो कि हम क्या चुन रहे हैं। आप बताइए,
अगर ये सरकार तक इसकी बात ना पहुंचे, इसका चुनाव ना पहुंचे, तो ये समुदाय सरकार से अलग होगा और ये एक तरह से समाज में अलगाव की भावनाओं को क्या करेगा, बढ़ावा देगा और सामाजिक समरसता को खत्म करेगा, बंधुत्व को खत्म करेगा और समाज में तनाव को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब अगर ये आर्गुमेंट सही है तो लोग क्या कहेंगे, तो भैया तुम बताओ विकल्प क्या है, कौन सा तरीका है। भाई आलोचना तो तुमने कर दी और योगी जी का मॉडल तो सही लग रहा है। अब तो पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा मैंने देखा सब जगह लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर लाओ, हर सरकार फॉलो करने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि सफल हो रहा है और उसी की सफलता का परिणाम है कि जिस यूपी में सुरक्षा के नाम पर निवेश नहीं होता था, 33.5 लाख करोड़ का निवेश आना शुरू हो गया। तो निवेश तो बुलाया जा रहा है, यानी योगी जी का मॉडल सही है। और अगर सही है और आप इसकी आलोचना कर रहे हो तो विकल्प बताओ। कल की क्लास में हम इन विकल्पों पर आपसे बात करेंगे। आपको विकल्प भी बताना और मैं बताऊंगा इसका विकल्प है, उसको कहते हैं डच मॉडल। डच सुना ना, नीदरलैंड। डच मॉडल क्या करता है, इसका विकल्प बताता है। तो जेम्स विल्सन की थ्योरी न्यूयॉर्क में अप्लाई की गई, सही है, तो डच की थ्योरी भी दुनिया के कई भागों में अप्लाई की गई, वो भी सही है। और तब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारी सरकारों का क्या मॉडल हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या हो, सॉल्व हो। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना कल हम लोग इस पर डिस्कस